नमस्कार, विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कई बड़ी जिम्मेदारियों पर अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। तो आइए मिलिए, आज मेरे साथ हैं 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिजीत अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज में। थैंक यू। चाहता हूं कि सहज तरीके से हमारी बात हो और मैं चाहता हूं कि लोगों को ये पता भी चलना चाहिए कि एक आईएएस काम के प्रति जितने गंभीर होते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन भी बड़ा कई किस्से कहानियों से भरा रहता है। तो सर, चूंकि आप राजस्थान से बेसिकली आते हैं और मारवाड़ी फैमिली से हैं, बिजनेस करने वाला परिवार रहा है आपका, तो आप वहाँ से कैसे एकदम से और आईएएस और यूपीएससी और इन सब चीज़ों में यहाँ तक आ गए? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ना कुछ एक अच्छा जीवन में करना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट टाउन में एक मतलब कलेक्टर का बंगला देखा था, तो उसमें लिखा था भाप रस है। तो मुझे लगता था ये पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ तो बड़ी चीज़ है और ये ऐसा कुछ करना चाहिए जो इस तरीके का मतलब रुतबा मिले, इस तरीके का पद मिले। तो मुझे समहाउ किसी ने बताया कि कोई आईएएस करके सर्विस होती है। तो 10th में हमारा एक करियर गाइडेंस सेमिनार हुआ, तो वहाँ पे मैंने मतलब वहाँ पे टीचर्स ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने सबको एक पेज पे नोट पे लिखना था जी। तो मैंने कहा मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है जी। आज तक भी वो पेपर मेरे पास मैं संभाल के रखा हूँ। क्या बात है। तो समहाउ वो पहला मुझे लगता है एक प्रेरणा स्रोत मेरे जीवन में होगा कि मुझे आईएएस बनना है करके मैंने ये सोचा। आप बिजनेस वाली फैमिली रही, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है इस तरीके रही, आपको लगा नहीं बिजनेस करना चाहिए? आईएएस ही क्यों? आईएएस ही क्यों? बेसिकली मैं अगर कहूँ बिजनेस करना चाहिए तो बिल्कुल लगा। और जो हमारी ग्रूमिंग हुई या हमें जिस तरीके से ट्रेन किया गया फैमिली में, वो इसी तरीके से किया गया कि हमारी साइकिल की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, तो ये बिज़नेस में आगे हाथ बढ़ाएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कक्षा 10 में पूरा शॉप संभाल लेता था और शायद कभी ये नहीं सोच पाया कि ये पड़ाव मतलब इतने पड़ाव करके हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और समहाउ मैं ईश्वर का और परिवार का सभी का सपोर्ट मानूंगा कि ये जर्नी तय कर पाए। और परिवार में हमेशा ये सोच नहीं थी कि इनको कहीं ऐसा बहुत पढ़ाने का कोई एम था या वो था, वो चीज़ें होती चली गई क्रमबद्ध तरीके से और यहाँ पहुँच गए। मध्य प्रदेश में जब आईएएस के तौर पर आपने ज्वाइन किया, मध्य प्रदेश कैडर आपको मिला, इसके बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, बेसिकली राजस्थान से बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक होती हैं। क्या वहाँ की चीज़ें थी जो आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की सोची, चाहे वो जिले में कलेक्टर के तौर पे हो या अन्य विभाग की जो जिम्मेदारी आपके पास रही? देखिए, हर स्टेट का अपना एक तरीका होता है काम करने का, हर स्टेट की अपनी ब्यूरोक्रेसी, हर स्टेट का अपने लोगों का रहन सहन का तरीका और अलग होता है। मध्य प्रदेश का फ्लेवर बड़ा, चूँकि सेंट्रली प्रोविंस और सेंट्रल पार्ट रहा है, तो यहाँ अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लोग बिहेव करते हैं। और हम लोग जब मैं प्रोविजनर था सिवनी का, जो कि बिल्कुल महाराष्ट्र के लगा हुआ है जी, वहाँ काफ़ी सारा सीखने को मिला। और इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना बैकग्राउंड था मतलब बिजनेस फैमिली से होने का, वो कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं काम आता है। और मैं उस समय, मुझे एक शायद आप लोगों को कम दर्शकों को पता हो, मैं एज ए प्रोबेशनर, मुझे ई उपार्जन जो प्रोजेक्ट 2012 में शुरू हुआ था जी, उसमें मुझे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के रूप में 2 महीने स्टेट में लीड करने का मौका मिला था। जी, जी, जो अपने आप में मेरे लिए भी बड़ा अनुभूति का अवसर था। और मुझे इतने जूनियर पोजीशन पे ट्रेनिंग के दौरान स्टेट में लीड करने का मौका मिला, जो एक बड़ा बड़ा अच्छा सुखद अनुभव था। इसके बाद मेरी पोस्टिंग मैहर में एसडीएम के रूप में रही जी, और मैहर में माँ शारदा का बड़ा मंदिर भी है और वहाँ मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगा। और समहाउ एक टेम्पल मैनेजमेंट, जी, एक मंदिर और एक मंदिर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, यात्रियों को कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, जी, किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पर काफ़ी काम करने का मौका मिला। जी। और शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना रही है लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, उसमें बड़ी भूमिका एक आपने निर्वहन की, इतने सारे लोगों के खाते में पैसा एक साथ जाना और ये सब, ये कहाँ से, ये थॉट कहाँ से आया और क्या आपका आईआईटीएन होने का फ़ायदा भी इसमें मिला, उसको भी आपने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे? देखिए, मैं मानता हूँ कि किसी भी स्कीम का जो इंटेंशन होता है वो हमेशा अच्छा होता है, खास करके जब पब्लिक से जुड़ी योजना होगी। जी,
इस स्कीम को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में बड़े सारे इंग्रेडिएंट रहे। मैं थोड़ा अच्छा विस्तार से बताऊंगा इसमें जी। पुराने मतलब इस स्कीम को जनवरी एंड में पिछले साल माननीय तत्समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी और उसके अगले दिन से ही पूरी टीम MPSCDC में मैं उस समय पदस्थ था और लग गए हम लोग कि स्कीम का क्रियान्वयन किस तरीके से करना जी। फिर दीपाली रस्तोगी मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला बाल विकास के रूप में आई और उनके साथ में MPSCDC की टीम लगकर इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है। अच्छी बात ये रही कि हमारे पास एक समग्र का डेटाबेस स्टेट में हुआ करता था जो कि पिछले 10 साल से जिस पे काम हो रहा था, 2014 की वो समग्र का डेटाबेस बनना शुरू हुआ जिसमें परिवार की परिकल्पना की गई, परिवार के सदस्यों का पूरा डेटाबेस था जी। समग्र पे हम लोगों ने आधार को डाल करके इस स्कीम को डिज़ाइन किया जिसमें कि मेरे ख्याल से पहला स्कीम होगा जिसमें कोई भी पेपर नहीं लिया गया और बड़ा ही ये सरल तरीके से पूरी स्कीम को डिज़ाइन किया गया और इस स्कीम में बड़े सारे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किए गए कि समग्र बिना eKYC आधार eKYC के नहीं होगा जी। और अच्छी बात ये रही कि महिलाओं का कोई भी बैंक खाता नहीं लिया गया। तो जब ये मैं जर्नी हम लोग इस स्कीम को डिज़ाइन कर रहे थे तो बड़े सारे इफ एंड बट थे, खास करके पूरे सिस्टम में भी लोगों को ये लगा, ये थोड़ा सा कठिनाई हुई कि क्या इस तरीके का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम इस समय पे लागू हो पाएगा जिसमें कि खाता नंबर नहीं लिया जा रहा, जिसमें कि महिलाओं का समग्र होना, समग्र में आधार होना, मोबाइल नंबर होना और आधार से अपना बैंक खाता लिंक होना जी। ये 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी जिसके बिना एक भी पंजीयन और पैसा नहीं जा पाता। हम लोगों ने भी और दीपाली मैम ने और माननीय मुख्यमंत्री जी तत्समय ने बड़ा पूरी टीम पे कॉन्फिडेंस रखा और धीरे धीरे नेविगेट करते गए। और मैं आपको बताऊं कई बैठकों में ये विषय आया कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खाते नहीं होते हैं, खाते कैसे खुलेंगे। तो धीरे धीरे जितने भी ऐसे विषय थे जो पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में लगते हैं उन सभी विषयों को अच्छे से हैंडल किया गया। एक चीज़ जो मैं स्कीम की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ जी, टेक्नोलॉजी कोई भी हम इंडस्ट्री से या ले सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी की प्रशासकीय एक्सेप्टेबिलिटी जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी से जी, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्समय बिल्कुल टीम पे कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक है ये आप जो कर रहे हैं जिस तरीके से स्कीम को डिज़ाइन किया गया है बहुत अच्छा है और कभी भी स्कीम की पूरी फिलॉसफिकल थॉट को डाइल्यूट नहीं होने दिया। मुझे याद है एक बार किसी वीसी में जब उस समय रिव्यू किया जा रहा था तो ये कहा गया कि मोबाइल पे OTP नहीं आ रहा है, महिलाओं का पंजीयन नहीं हो पा रहा जी। और संयोगवश उस दिन 7 लाख पंजीयन हुए थे। क्या बात है। तो ये बात उसी समय दरकिनार हो गई कि जब 7 लाख लोगों का पंजीयन हो सकता है तो कुछ लोग हमेशा किसी भी सिस्टम में रह जाते छूटेंगे। तो ये जो कोर फिलॉसफी स्कीम की और अन्य विषयों को हैंडल करते हुए जो चले और बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने पूरा उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। जनवरी एंड में ये स्कीम अनाउंस हुई, 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्कीम का लॉन्च किया था परेड ग्राउंड से, लाल परेड ग्राउंड से, और 25 मार्च से पंजीयन शुरू होना था। तो एग्जैक्टली 25 मार्च के दिन पंजीयन शुरू हो गया और 30 अप्रैल तक इसका पंजीयन कंप्लीट कर लिया गया। 1.25 करोड़ महिलाओं ने पूरे भारत में, मुझे नहीं लगता इतनी स्कीम कोई इतने शॉर्ट टाइम में इम्प्लीमेंट हुई होगी। 1.25 करोड़ महिलाओं ने 35 दिन में अपना पंजीयन करा जिसमें समग्र और आधार की eKYC के साथ पंजीयन हुआ और बड़ी उपलब्धि रही सरकार की और कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुई और आज भी उसका लाभ मिल रहा है। उसके 35 दिन बाद हम लोगों ने महिलाओं के आधार आधारित खाते में पैसे दे दिए। क्या बात है। और अच्छी बात ये होती है इतने अच्छे सिस्टम बनाने से, एक तो सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट था, डिस्क्रिशन बिल्कुल भी नहीं था किसी भी एंड पे। अगर आप खाते नंबर देते हैं तो हमेशा ये संभावना रहती है कि पति का, देवर का, ससुर का या किसी दिगर आदमी का खाता नंबर वहां डल जाता है। अब चूंकि बैंक खाता और आधार से लिंक है और सिर्फ आधार आधारित बैंक खाते में पैसा जाएगा तो पैसा आप ही के खाते में जाएगा, एक्चुअली महिलाओं के खाते में। बिल्कुल। और ये शायद ही कभी हुआ होगा कि 100 दिन में हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया था 30, 60, 90। 30 दिन में पूरा उसका पंजीयन का पोर्टल तैयार कर दिया, 60 डेज में पंजीयन हो गया और 90 to 100 डेज में पेमेंट हो गया।
100 दिन में एक स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया पूरा का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिहाज से। तत्समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जीरो डिफेक्ट स्कीम है। जीरो डिफेक्ट स्कीम, ठीक बात है। मतलब पूरी स्कीम में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में डिफेक्ट नहीं है। और आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि उस समय पे स्कीम में कहीं भी फ्लॉ नहीं थे, ना कहीं पे ऐसी परेशानी आई, ना ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप था जिन्होंने कहा कि हमें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। बड़ा काम था लेकिन आपने सहजता से कर दिया। सर ये तो मैं एक क्रेडिट जरूर देना चाहूँगा महिला बाल विकास की पूरी टीम, तत्समय चीफ सेक्रेटरी के निर्देशन में, और प्लस जो महिला MPSCDC की जो टीम है, MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, बड़ी सशक्त और मजबूत और डिलीवरी ओरिएंटेड टीम है। उन्होंने बड़े अच्छे से इसको 100 दिन में इम्प्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल। और ये इन हाउस हुआ है, आपको इन हाउस हुआ, बहुत बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि है निश्चित रूप से आपके लिए भी और सरकार के लिए भी। और आज इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। और कैसे होती हैं चीज़ें ये आपने बड़े विस्तार से बताया। सर ये तो प्रोफेशनल लाइफ की बातें हो गई, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन में आते हैं। आप कभी काफ़ी गंभीर समझ में आते हैं मुझे, मेरी चूंकि पहली मुलाकात है आपसे, लेकिन स्कूल और कॉलेज के समय में कैसे रहे? क्या बैक बेंचर्स रहे हैं या उद्दंडता भी रही होगी? क्रिएटिविटी तो अभी आप में झलक रही है, तो निश्चित रूप से उस समय रही भी, तो कुछ बताइए अपने बारे में। स्कूल में तो थोड़ा सा सोबर और शांति स्टूडेंट रहा हूँ, और बैक बेंचर भी रहा हूँ कभी कभी, और कभी कभी लीड भी किया जी। 11th-12th में मैं स्कूल थोड़ा कम गया, मैं बिकॉज IIT के मैंने तैयारी शुरू कर दी थी जी। और IIT में मैं ज़रूर मतलब ठीक ठाक एक सिंसियर स्टूडेंट हुआ करता था। हाँ। पहले साल मैंने कॉलेज की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, थोड़े ग्रेड्स भी मेरे कम रहे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छा ग्रेड्स और एक अच्छा एकेडमिक स्कोर होना भी करियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। सिविल सर्विसेज की तैयारी का मन शुरू से था। IIT में जब बल्कि IIT कानपुर जाने का जो निर्णय था वो सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख के ही लिया गया था जी। तो फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज के मैं सेक्रेटरी रहा। कॉलेज में काफ़ी सारे कल्चरल फेस्टिवल्स में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। बल्कि मैं कॉलेज में DJ भी रहा हूँ। जो हमारे कॉलेज के कल्चरल वो होते थे उसमें मैं DJ का भी काम करता था। म्यूज़िक का मुझे काफ़ी शौक रहा है, खास करके टेक्निकल म्यूज़िक का। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और एकेडमिकली अपने आप को काफ़ी मैनेज किया, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में पढ़ाई पे काफ़ी कॉलेज में ध्यान दिया, और क्लासेस वगैरह जानना और टाइम पे चीज़ें करना, ये थोड़ा सा मतलब एकेडमिकली ओरिएंटेड स्टूडेंट रहा। और एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में लिमिटेड एक्सपोजर फिर मैंने अपने आप को कर लिया। मतलब स्वभाव ही इस तरीके से रहा शुरू से? स्वभाव नहीं रहा, या तो समय की वो कहते हैं एक गोल बनाया और या एक गोल बना करके उस पर चलने का प्रयास किया। कानपुर का अनुभव कैसा रहा? कानपुर तो बड़ा भौकाली टाइप का शहर है, वहाँ के लोग गुटखा पान खाए और किसी बात का ज्यादा कानपुर का अनुभव बहुत अच्छा था, और कानपुर शहर का भी अनुभव बहुत अच्छा था। और मैं सेक्रेटरी था तो बहुत सारी परचेज करने कानपुर में जाया करते थे, और मेरे लोकल गार्जियन भी थे, तो कानपुर शहर में घूमना आसपास में, वहाँ खाने पाने के बड़े चाट वाट और वहाँ की मिठाइयाँ बड़ी फेमस हैं, बनारसी वगैरह, और बड़ी, तो कानपुर वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और IIT कानपुर के अंदर में मिनी USA कहा जाता है। तो कैंपस लाइफ वहाँ की इतनी अच्छी है कि आप कैंपस से बहुत बार बाहर नहीं निकलते, कैंपस आपका इतना एनरिचिंग है। तो कैंपस में बहुत 4 साल में बहुत अच्छा लगा। वहाँ समय समय बहुत सारे फेस्टिवल होते थे, कल्चरल फेस्टिवल होते थे, टेकृति होती थी, तो काफ़ी मज़ा आता था। अब तो काफ़ी व्यस्तता भरा जीवन हो गया है आपका, बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, एक दोस्तों का भी एक फ्रेंड सर्किल भी रहा होगा, उसको मिस करते होंगे आप। कैसा रहा है आपका दोस्तों का साथ, और कैसे दोस्त थे, कैसी शरारतें होती थी? फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा रहा है, और मतलब चूँकि मेरे कॉलेज के तो ज़्यादातर फ्रेंड्स अमेरिका में हैं। अभी बीच में एक बार कोविड के दौरान हमारी सबकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चैट हुई थी, तो ज़्यादातर लोग बाहर हैं, और उसके बाद सर्विसेज में भी फ्रेंड्स बनते हैं, अदर देन सर्विसेज भी आपके फ्रेंड्स बनते हैं। तो भोपाल में मैं लगभग मुझे लगता है दिसंबर में मेरे को 6 साल हो जाएंगे। तो यहाँ काफ़ी सारे अब फ्रेंड्स भी बनते जाते हैं, और आप उनके साथ उठते बैठते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। शरारतें कुछ याद हों उस कॉलेज के टाइम की, कुछ ऐसा जब घर पे बड़ी डांट मिली हो और बड़ा महसूस हुआ हो कि गलती है या बचपना है? एज सच मुझे नहीं ऐसा कुछ याद आता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10वीं क्लास में थे आप, तब आपने पूरा बिजनेस संभाल लिया था। जिम्मेदारी का एहसास आपको पहले ही से बिल्कुल था। तो वो थोड़ा सा मैं मतलब अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर बिहेव करता था उस समय पे। कॉलेज में मुझे
कोई ऐसा वाक्य तो नहीं याद है, बिकॉज ये आईआईटीज में हमेशा डर रहता है कि ये ऐसा कॉलेज है, एंटर करना बहुत मुश्किल है, निकलना बड़ा आसान है और देयर इज नो, ये रिवर्सिबल नहीं है कि आप दोबारा से एंटर कर पाए। तो हमेशा वो दिमाग में रखते थे और कभी भी उस लेवल पे अपनी चीज़ों को लाने की कोशिश नहीं करी जिससे कि कॉलेज में रेपुटेशन खराब हो। और एक और इससे फर्क पड़ता है कि आपके विंग के लोग कैसे हैं। आईआईटी में हॉस्टल में विंग्स होते थे, तो मेरी जो विंग थी वो मग्गू और पढ़ाकू विंग मानी जाती थी। अच्छा। तो वहाँ अगर आप 10 में से 7.5 8 भी ला रहे हैं तो लोग बड़ा वैसे देखते थे कि ये थोड़ा सा लग रहा है वीक स्टूडेंट, या तो वहाँ आपके लिए ना बड़ा टारगेट हैवी रहता था। और आपको अच्छा उसको मेंटेन किए रहना और वहाँ पे उस तरीके से बिहेव करना। कुछ हमारे विंग में थोड़े से नेता टाइप के भी थे, जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है रांची का, वो भी जो है साथ में था, तो उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। और मतलब कभी भी मुझे सच कोई ऐसा बहुत टेढ़ा वाकया याद नहीं आता कि मुझे लगता है आईटी के जो लोग होते हैं वो फाइनल ईयर तक जाते जाते उनको नौकरी की बड़ी चिंता हो जाती है और फिर वही सेटल होने का सोच लेते हैं, लेकिन आपने सिविल सर्विसेज का जो एम बनाया था उस पर लगातार आप मैंने कैंपस इंटरव्यू में नहीं बैठा मैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि जब हमारा ग्रेजुएशन हुआ 30 मई 2005 को, 2 तारीख को हम लोगों ने 8-9 लोगों ने ट्रक में सामान भरा, मैं और मेरा फ्रेंड ट्रक में ही बैठ करके दिल्ली से कानपुर चले गए। तो वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उस समय कि ट्रक में बैठ करके आप जा रहे हो। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल जो आप करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। तो बड़ा अच्छा अनुभव था। और सर और किस तरीके से शौक रहा है, खेल का, गीत गाने, ड्रामा, कुछ इस तरीके का कोई शौक? ड्रामा का मुझे बहुत शौक रहा आईआईटी में, और आईआईटी में ड्रामा की बजाय स्किट होती थी। स्किट थोड़ी सी फन ओरिएंटेड होती थी, तो मैं हमेशा स्क्रिप्टिंग भी करता था, डायरेक्शन भी करता था और कई सारे रोल प्ले भी करता था। तो आईआईटी में हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक ड्रामा में मैंने काफ़ी स्किट में पार्टिसिपेट किया। कोई रोल सर जो आपको याद आ रहा हो, जो आपने बहुत बढ़िया ढंग से किया हो, तो बिल्कुल बिना हिचक के? क्योंकि एक बार और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मुझे याद है सेकंड ईयर की बात है, हम लोग स्क्रिप्ट सोच रहे थे, तो हमसे कोई स्क्रिप्ट हम लोगों से बन नहीं पा रही थी। तो हम लोगों ने यही स्किट कर दी कि हमसे स्किट नहीं बन पा रही। मतलब ये इंटरेस्टिंग है कि आपसे स्किट नहीं बन पा रही, यही स्किट है। तो हम लोगों ने एक इतना फर्जीवाड़ा मचाया, इसको कहेंगे कि लोग फर्जीवाड़ा ही है कि आपसे स्किट नहीं बन पा रही, उसी को आपने स्किट कर दिया। तो वो, और उस समय हम लोग क्या करते थे कि पता चला कि हम लोगों ने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी डाल दिए कि अकबर के उसमें टाइम ट्रैवल किया तो पता चला रामायण में पहुंच गया, या पता चला आज पहुंच गया, और करीना कपूर और अकबर को हम लोगों ने जोड़ दिया। तो उस तरह की स्किट्स हम लोग कॉलेज में बनाते थे जिसका फन ओरिएंटेशन था, किसी भी समुदाय, किसी भी समाज या किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी तरीके से हानि वो नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था और मज़ा आता था। सेकेंड ईयर तक काफ़ी ये सब चीज़ों में मैं बहुत सम्मिलित रहा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पढ़ाई पे अपना ओरिएंटेशन। आपकी लव मैरिज है या अरेंज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। तो कभी पहले कभी कोई प्रेम प्रसंग या कोई अट्रैक्शन ऐसा, क्योंकि होता है, हम लोगों के साथ भी हुआ, हम लोग भी कॉलेज नहीं, एज सच आईआईटी में तो बैच में रेशियो बहुत पुअर होता था। हमारा 426 का बैच था जिसमें सिर्फ 25 लड़कियां थी। तो इतना पुअर स्क्यूड रेशियो में शायद अपना नंबर कभी नहीं लग पाया। नहीं, लड़कियां कम थी इस बात का, तो बहुत कम थी। तो और आईआईटीज में अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है इन टर्म्स ऑफ जेंडर रेशियो जी, बिकॉज शायद जेंडर के लिए भी रिजर्वेशन थोड़ा सा किया है गवर्नमेंट ने, और एकेडमिकली भी लड़कियां काफ़ी अब कॉम्पीट कर रही हैं। तो उस समय पे जेंडर रेशियो के कारण शायद उतने काबिलियत कभी दिख नहीं पाई, और कभी एज सच कभी मेरी कोई वो नहीं। तो वाइफ आपकी गृहिणी है या कुछ? मेरी वाइफ होम मेकर है। तो मानसिक बहुत ज़्यादा बल चाहिए होता है परिवार का, जब आप इतनी जिम्मेदारी में हो, कई बार 12, 13, 14 घंटे तक काम करना पड़ता है, तो वो कैसे परिवार के साथ कैसे समय और कितना मनोबल मिलता है? काफ़ी सपोर्ट करते हैं। शिकायतें भी रहती ही होंगी? कभी कभी रहती हैं, लेकिन काफ़ी समझती भी हैं कि इस सर्विस की क्या डिमांड्स हैं, सर्विस किस तरीके से बहुत सारे एंगेजमेंट मांगती हैं। और मैं नागरिक आपूर्ति निगम में जब एमडी था, तो उस समय पे दोनों भीषण का उपार्जन हुए, 129 लाख टन और 128 लाख टन। उस समय पे सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट थी और निकलना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन उपार्जन भी हो रहा था। तो उस समय मैं घर पे रह के भी एक तरीके से घर पे नहीं था, मतलब 14-14 घंटे में कमरे बंद करके काम करना पड़ता था, लेकिन हमेशा फैमिली ने सपोर्ट किया बहुत अच्छे ढंग से। परिवार में
उस समय मेरी माँ भी थी, अब 2021 में उनका देहांत हो गया। तो उस समय पे पत्नी का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत उन्होंने मतलब कभी ये क्रिब नहीं किया कि आप समय क्यों नहीं दे पा रहे हो या क्या है, बिकॉज उन्होंने समझा कि ये बहुत महत्वपूर्ण असाइनमेंट है और बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट है। तो हमेशा सपोर्ट परिवार का रहा है। कभी कभी ठीक है, वो होता है, हर जगह होता है। यह है कि हमेशा उसका रहा है, और हमेशा उनको कई सारे असाइनमेंट्स में बड़ा खुद को भी एक रुचि रही। कई बार उनको लगा कि यार बहुत अच्छी पोस्टिंग रही, काम बहुत अच्छे हुए, खुद को एक परिवार को हमेशा लगता है जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो परिवार को भी राय मशवरा भी होता है और परिवार को भी हमेशा अच्छा फील होता है। तो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे लोग हैं, उनके लिए किस तरीके का आप मैसेज देना चाहेंगे, एक सूत्र वाक्य की तरह की किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि कई बार क्या होता है, आज का युवा जो है बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है, शॉर्टकट रास्ते भी कई बार अपनाता है, प्रेशर में भी रहता है, तो कैसे उससे निजात पाए? और देखिए, सिविल सर्विसेज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ये लॉन्ग ड्रॉन एग्जाम है, ये T20 मैच नहीं, इसमें बहुत पक्की तैयारी के बाद ही कैंडिडेट को एग्जाम में अपेयर होना चाहिए। ट्रायल जैसा कुछ नहीं होता इस एग्जाम में, ना ही आप पेपर में लफे मार करके सेलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी पक्की नहीं है तो आप कभी भी इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होंगे, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम्पल हो। तो आप जो भी ऑप्शनल का चयन करें अपनी रुचि के अनुसार करें। कोई भी ऑप्शनल कठिन और कोई भी ऑप्शनल सरल नहीं होता। मैंने जब फिजिक्स केमिस्ट्री लिए थे तो लोग मुझे ना सांत्वना देते थे लिटरली कि करो शायद हो जाए तो, एंड आई हैपन टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन द केमिस्ट्री इन दैट ईयर। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को पूरे पक्के तरीके से नहीं करते, आधा अधूरा तैयारी के बाद करते हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि आपके मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है, और मेंटल पीस आपका आता कहाँ से है? एक तो आपके पास एक अच्छा, अगर आपने एकेडमिकली ठीक किया है तो आपको एक स्थायित्व रहता है कि मैं कहीं कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा कर लूंगा अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं होता। दूसरा, आपके परिवार से हमेशा आप अपना सपोर्ट सीख करिए, क्योंकि होता क्या, अगर आप परिवार का सपोर्ट आपको नहीं मिलता तो हमेशा आपके दिमाग में कांस्टेंट इरिटेशन रहता है कि मेरा परिवार मेरे साथ, परिवार मेरे साथ। अगर आपका परिवार आपको बहुत साथ देता है तो कि ये लंबा एग्जाम है, 1-1.5 साल इसकी, 1 साल प्रिपरेशन में लगता है और 1 साल पूरे एग्जाम का साइकिल है। तो 2 साल आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से तैयारी करनी होती है। डेडिकेशन का मतलब 18 घंटे पढ़ना बिल्कुल नहीं होता। डेडिकेशन का मतलब होता है कि फोकस्ड होकर के स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं आप, ये बहुत जरूरी है। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं कैसे उसको पढ़ाई करनी है, कैसे उसको काम करना। और स्मार्ट वर्क, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं 18 घंटे नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटीज़, हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ है। आप उस हिसाब से पढ़ाई करिए, उस हिसाब से तैयारी करिए और चीज़ें होती। और ईश्वर पे कॉन्फिडेंस और अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा बहुत जल्दी प्रेशर में आते हैं। अगर आप शांत चित्त मन से इस एग्जाम को करेंगे, और ये एग्जाम इतने सारे सब्जेक्ट क्यों लेता है, कभी आपने सोचा होगा ये, क्योंकि ये आपके पूरे सर्विस में यही चीज़ आपको बेसिकली काम आती है। आप अगर जिला कोई हैंडल कर रहे हैं तो आपको इतने सारे विभाग हैंडल करने होते हैं एक साथ कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। तो मैं कैंडिडेट्स के लिए यही कहूँगा कि तैयारी में फोकस रखें, आधी अधूरी तैयारी में एग्जाम अटेम्प्ट ना करें। तीसरा, कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मैंने एक बार अगर मैं फेल हो गया तो एग्जाम में मैं अब दोबारा नहीं बैठूंगा। थोड़ा सा हो सकता है आप 90% 95% तक पहुंच गए हों, और जीवन में 1 साल कभी मैटर नहीं करता इतने बड़े 65-70 साल के करियर में या जीवन में। तो इंसान को एक अपने एफर्ट को एक और मौका जरूर देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक अटेम्प्ट के बाद वो छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, डिमोटिवेट हो जाते हैं, या उनके परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ कि भाई नौकरी देख लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं जब 2 अटेम्प्ट दे दिए, सेकेंड अटेम्प्ट मेरे इंटरव्यू कॉल आ गई, और इंटरव्यू का सिलेक्शन का रिजल्ट आज शाम को आया और परसों प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस साल मैं अब दे भी दूंगा एग्जाम तो भी मेरी तैयारी का स्तर वही है। तो मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा ये मैं अटेम्प्ट ड्रॉप करना चाहता हूँ और मेरी ये कारण है कि मुझे अपने एग्जाम का, अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाना। मेरे घर वाले एक बार में मान गए कि जो तुम्हें उचित लग रहा है आप कर लीजिए। और मैंने वो अटेम्प्ट ड्रॉप किया, मैंने फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे दिया और ईश्वर की कृपा से मेरा अगले साल फॉरेस्ट सर्विस में भी हो गया। क्या बात।
और मैंने 1 साल में जो मेरे वीक एरियाज थे मैंने उस पर पूरा काम किया। हाँ। और अगले साल मेरा फिर IAS में सिलेक्शन हो गया। तो कई बार आप सोचते हैं कि यार मेरा 1 साल बर्बाद हो रहा है, लेकिन हो सकता है आप उस 1 साल के इन्वेस्टमेंट से अगले आपके 30 साल बन रहे हो। बिल्कुल ठीक बात। ये हम कभी नहीं सोचते। और 1 साल कुछ भी मैटर नहीं करता इतने बड़े जीवन के स्पैन में। हो सकता है आप किसी बड़ी नौकरी में हो और ऐसी आपदा आ जाए 2008 में जैसा क्राइसिस आया था, आप नौकरी से ही बाहर हो जाए, तो तब आपके कई साल बीत सकते हैं जो कि शायद आपके पास जॉबलेस हो। बड़ी बात कही आपने। तो IIT थे आप, इसके बाद आपने IAS निकाला, तो अब यही अपना डेस्टिनेशन यही है कि अब इसके आगे भी कुछ सोचा है कि किसी और फील्ड में जाना है या कुछ करना है? नहीं, मुझे सर्विसेज में मतलब काफ़ी अच्छे असाइनमेंट्स मिले हैं और मुझे काम में काफ़ी संतुष्टि मिली है। मतलब चाहे आप सिविल सप्लाईज का काम देखें, चाहे MPSC DC में और अभी एक्साइज में भी, तो मुझे काम में हमेशा मज़ा आया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम जहाँ भी पोस्टेड रहें हम अच्छे से मन लगा के डिलीवरी ओरिएंटेशन से काम करें। तो मुझे तो इस सर्विस में काफ़ी पॉजिटिविटी और काफ़ी डिलीवरी दिखती है। कल ही मैं 2023 बैच के ऑफिसर से बात कर रहा था, ग्वालियर में था मैं, उनका अटैचमेंट था, तो मैंने उनको यही कहा कि ये सर्विस में आपको जिस पोजीशन पे आप आते हो, जिस पोजीशन जो आप हेल्ड करते हो, वो शायद प्राइवेट सेक्टर में इतनी जल्दी आप कभी नहीं कर पाते। मैं 37 ईयर्स की एज में सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का MD था और 50,000 करोड़ का वो कॉरपोरेशन था, जो शायद आप किसी बड़ी कंपनी में भी 50 साल की एज में भी आप नहीं हैंडल कर पाते। अभी भी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, बड़ा विभाग तो है। मुझे हमेशा ये लगा कि सर्विसेज में बहुत कुछ करने को है और आगे जहाँ भी ईश्वर और पोस्टिंग रहेगी मैं हमेशा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट से, और हमेशा चीज़ों को कैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सिस्टम में। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं और उसमें सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना योजना, जिसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि प्रशासनिक दक्षता और क्षमता दिखाई आप जैसे अधिकारियों ने और मिल के ऐसा संभव हो पाया कि आज इतनी महिलाओं के खाते में इसका पैसा जा रहा है। और बड़ी सही बात कही उन युवाओं के लिए जो डिमोटिवेट हो जाते हैं या प्रेशर में रहते हैं, जिन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता और सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उन्हें अपने आत्मबल पर पूरा विश्वास होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करना चाहिए और तमाम तरीके के जो सूत्र दिए हैं इसे जरूर आप सुने और अपनाएं भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ होंगे रूबरू। नमस्कार।